हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सबके? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। दोस्तों, आज 10 तारीख है और आज 10 तारीख तक आपके जुलाई एग्ज़ाम्स के 3 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका लॉ का पेपर, अकाउंट्स का पेपर और आज कॉस्टिंग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और बस अब ग्रुप 1 का आखिरी पेपर, टैक्स का पेपर बचा है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए और 1 घंटे के बाद शाम 7 बजे से हम लोग रिविजनरी बैच मैराथन के नाम से अपना स्टार्ट करेंगे अनअकैडमी पे। ये स्पेशल क्लासेस हैं और ये जो स्पेशल क्लास है इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप मेरे को ज्वाइन कीजिएगा। ये मैराथन हम लोग सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 जुलाई एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं। सारे फैकल्टी मेंबर्स मिलके कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जाम्स अच्छे हों। 3 एग्जाम्स आपके अभी तक हो चुके हैं और अब 12 तारीख को आपका टैक्स का एग्जाम है। मैं उम्मीद करता हूं वो पेपर भी आपका अच्छा होगा और मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। बेटा, मैराथन के एक प्रकार से रिविजनरी क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ 2 दिन, कल और आज और कल। आज 10 तारीख है, आज भी हम लोग ये क्लास करेंगे और कल 11 तारीख को भी करेंगे। 12 तारीख को तो फिर आपका एग्जाम है। इसके अंदर जो हमारी क्लासेस होंगी उसकी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे दी हुई हैं। मेरा नाम जसप्रीत सिंह जौहर और मैं टैक्सेशन में आपके साथ यहाँ पे डिस्कशंस करने वाला हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर अब जो ट्रेंड है, पिछले 2 या 3 एग्ज़ाम से जो ट्रेंड है उसके हिसाब से प्राइमरली मेनली एग्जामिनर सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछता है, थ्योरी बहुत बहुत कम पूछता है। साथ साथ में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, उसके बारे में भी हमें पता है। तो मैं लगभग ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और ये एमसीक्यूज जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है इनका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। आज 10 तारीख है, आज 10 तारीख को मैं आपके साथ ये डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। 10 जुलाई को ये डिस्कशन में स्टार्ट कर दूंगा शाम को 7 से लेके 9 बजे। 7 से लेके 9 बजे की एक क्लास हम लोग करेंगे आज शाम को और उसके बाद 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक एक और क्लास करेंगे आज ही हम लोग। तो 4 घंटे का रिविजनरी बैच आज हो जाएगा हमारा। आधे घंटे का ब्रेक होगा डिनर के लिए। उसके बाद कल 11 जुलाई को अगेन हम लोग क्लास करेंगे। अब ये क्लास हम लोग सुबह के टाइम पे करेंगे। ये जो हमारी क्लास होगी ये सुबह 11 से लेके 1 बजे की होगी और दूसरी क्लास हम लोग करेंगे 1:30 से लेके 3:30 तक। और 3:30 के बाद आप सेल्फ स्टडी करिए अपना, जो भी आप सेल्फ स्टडी करना चाहें या जो मैंने आपको 8 घंटे पढ़ा दिया उसके अंदर कोई डाउट्स पूछना चाहें तो पूरा दिन, पूरी शाम आपके पास अवेलेबल रहेगी अपने डाउट्स पूछने के लिए। इसके अलावा सुबह 11 बजे से पहले का टाइम भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और जो डाउट्स फिर से पूछने हो वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा 12 तारीख को आई विल बी देयर विद यू पीपल, जहाँ पे मैं आपके पेपर का, क्वेश्चन पेपर का एक एनालिसिस लेके आने वाला हूँ। उसका भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था और आइए अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, दैट इज जीएसटी ऑन द रेसिडेंशियल हाउसेस। जब रेसिडेंशियल प्रीमिसेस है, रेसिडेंशियल हाउसेस है, उसको लेट आउट किया जाता है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, इससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन करना है। And here is a video for you and I wish you best of luck for your preparations. आप इसको मार्क करेंगे एज the most important that is residential units. बेटा, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक समरी दी है, एनालिसिस दिया है, सिर्फ वो पढ़ लीजिए। अगर आप ये एनालिसिस पढ़ लेंगे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ध्यान से देखो क्या है। मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिसका नेचर है रेसिडेंशियल नेचर। अब कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि नेचर का बिल्डिंग का नेचर क्या है? बिल्डिंग का नेचर हमें कैसे पता चलेगा? उसका तरीका है भाई, बिल्डिंग का नेचर क्या है उसका तरीका ये है कि आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में चेक कर लेना कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसा है। क्या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि वो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है?
या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि वो एक नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। जैसे अगर फैक्ट्री प्रेमिसेस है, अगर कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट के ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है वो ऑब्वियसली फैक्ट्री बिल्डिंग होगी, फ्लैट तो हो ही नहीं सकता। और इसी प्रकार से फ्लैट्स के अंदर आप फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, और आपको पता है ये बात, फ्लैट्स के अंदर दुकानें और फैक्ट्रीज चलती है वो सब इलीगल होती है, लीगल कुछ नहीं होता। तो ये मत कहना नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो, मेरी तो फ्लैट के अंदर ही दुकान खुली हुई है, भाई इलीगल है, लीगल नहीं है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में बिल्डिंग रेसिडेंशियल नेचर की है और आपने उस बिल्डिंग को किराए पे दिया, जो किराएदार है वो किराएदार भी उस बिल्डिंग को रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपका फ्लैट है, आपने किराए पे दिया, जो किराएदार है वो भी अपने परिवार के साथ उस फ्लैट में रहता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे दे दिया जाए तो फिर उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यही बात लिखी है, द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी इज रेसिडेंशियल, द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पसेस एंड देयर विल बी नो जीएसटी। बस इसके अलावा आप कोई भी और कॉम्बिनेशन बना लो, हर बार जीएसटी लगेगा। जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग है लेकिन आप उसमें नॉन रेसिडेंशियल काम कर रहे हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है लेकिन आप दुकान खोल के बैठे हैं उसके अंदर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है लेकिन फैक्ट्री खोल के बैठे हैं उसके अंदर, जीएसटी लगेगा, बच नहीं सकते आप। नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर आपने फैक्ट्री बनाई हुई है, कोई गोदाम बनाया हुआ है आपने, लेकिन उसको रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियल प्लॉट है, नीचे बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है, ऊपर लेबर के रहने के लिए कुछ जगह छोड़ी हुई है, कुछ जगह बनाई हुई है, तो वो नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है लेकिन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए अगर यूज होती है तो भी जीएसटी लगेगा, आप बच नहीं पाएंगे। और नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, नॉन रेसिडेंशियल के लिए ही इस्तेमाल होती है तो जीएसटी है ही है, उसमें तो बच ही नहीं सकते आप। और यहां पे हम लोग लेटिंग आउट की बात कर रहे हैं, किराए पे देने वाली बात कर रहे हैं। अब इसके आगे की कहानी सुनेगा, आगे की कहानी देखिए क्या कहता है। सर्विसेज बाय वे ऑफ होटल, सर्विसेज ऑफ होटल, होटल आप सबको अच्छे से पता है। अब होटल के ही और बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना पर्यायवाची, तो सिनोनिम्स में क्या क्या है, होटल कह लो, इन कह लो, गेस्ट हाउस कह लो, क्लब कह लो, कैंप साइट कह लो, जहां पे रहने खाने पीने की सुविधा हो, जहां पे रहने की खाने पीने की सुविधा हो, तो ऐसे केस में उसका किराया अगर 1,000 रुपया या 1,000 रुपये से नीचे का है तो फिर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, एग्जाम कर दिया जाएगा। वेयर द रेंटल इज 1,000 रुपीज और लेस देन 1,000 रुपीज, नो जीएसटी। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर रेंट 1,000 रुपये से ज्यादा होगा तो जीएसटी लगेगा, 1,000 रुपये से कम होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, अब यहां पे ये पूछते हैं, सब मान लो अगर रेंट 1,100 रुपए का है तो क्या जीएसटी सिर्फ 100 पे लगेगा? नहीं, पूरे 1,100 पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1,000 रुपये एग्जाम करके 100 रुपए पे लगा रहा है ना, 1,000 से ज्यादा हुआ तो पूरे के ऊपर जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। और मैंने आपको इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आइए जरा एग्जाम्पल्स देखिएगा। एक एग्जाम्पल नंबर 17 है, एग्जाम्पल नंबर 17 है, बड़ा फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया के जितने स्टूडेंट्स हैं आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 17, जीजीसी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेस ट्रैकिंग टूर्स इन ऋषिकेश। तो एक कंपनी है जीजीसी लिमिटेड, ट्रैकिंग टूर्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऋषिकेश में ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऋषिकेश में आपको पता है गंगा रिवर, और गंगा रिवर में वो रिवर राफ्टिंग का काम होता है, और गंगा रिवर के साथ में ही कैंप्स लगाए जाते हैं रहने के लिए। तो वो सारा का सारा ट्रैकिंग टूर्स और वो सारा एडवेंचर एक्टिविटीज जो है वो होती हैं। तो जीजीसी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेस ट्रैकिंग टूर्स इन ऋषिकेश एंड प्रोवाइड्स एकोमोडेशन इन कैंप्स फॉर विच टैरिफ चार्जेस 800 रुपीज पर डे।
अगेन यहाँ पे कैंप्स के लिए टैरिफ है, टैरिफ से मतलब होता है जो पैसा चार्ज हो रहा है वो 800 रुपए पर डे है। इन एडिशन टू दिस 300 रुपीज पर डे इज ऑल्सो चार्ज फॉर स्लीपिंग सूट्स। तो कैंप्स के अंदर, टेंट्स के अंदर जो कैंप के लिए तो चार्ज के लिए 800 रुपए, टेंट के लिए तो चार्ज के लिए 800 रुपए, और उसके अंदर अगर आपने सोना है, आपको ठंड लगती है, आपको रात को क्विल्ट चाहिए, रजाई चाहिए, कंबल चाहिए, उसके लिए वो पैसा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं 300 रुपए। तो 800 प्लस 300 कम से 1100 रुपए। ध्यान रखिएगा आगे की कहानी। एड हैज ऑल्सो चार्ज फॉर स्लीपिंग सूट्स हो गया। द कंपनी इज ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन 800 रुपए। तो 800 का 20% इज 160 रुपए। अब टोटल करके देखते हैं कितना आता है। 800 प्लस 300 1100 माइनस 160 रुपए का डिस्काउंट, दिस अमाउंट कम्स टू 940 रुपए। 940 का मतलब हो गया लेस देन 1000 रुपीज, एंड बिकॉज इट इज लेस देन 1000 रुपीज इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इसके ऊपर आप किसी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं करने वाले हैं। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18। मैंने सिचुएशन आपको दी है, सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, सोल्यूशन साथ में लिखा हुआ है, आप सोल्यूशन साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला, रेंटिंग ऑफ अ कमर्शियल प्रॉपर्टी 22 लाख रुपए, प्रॉपर्टी टैक्स पेड 1 लाख रुपए। मेरे बच्चे याद रखिएगा, रेंटिंग ऑफ अ कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इस वजह से टैक्सेबल होगा, और पूरे का पूरा 22 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, पूरे का पूरा 22 लाख टैक्सेबल होगा। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आज क्लास के स्टार्टिंग में ये बात बोली कि हमारे सी इंस्टीट्यूट को वेटेज हटा देनी चाहिए। 60 नंबर की वेटेज हटाओ, 40 नंबर की वेटेज हटाओ, पूरा 100 नंबर का पेपर दे दिया जाए। मान लो मैं आपका एग्जामिनर होता और मैंने टेस्ट करना होता आपको कि आपकी नॉलेज कितनी है, तो मैं क्या करता, यही क्वेश्चन आपको देता। 22 लाख रुपए का रेंट है और 1 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स है। मैं आपको कहता कि इस केस में आप इसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी कैलकुलेट करो। मैं आपको कहता है आप इस केस में उसकी जीएसटी लायबिलिटी भी कैलकुलेट करो। मैं साथ में आपको यह भी कहता कि जनाब आप इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करो, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, वहां पे जीएसटी में इसका टर्नओवर कैलकुलेट करो, उसकी जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करो। तो देखो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बड़ी शार्प। अगर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो 22 लाख रुपए की रेंटल में से 1 लाख रुपए के म्युनिसिपल टैक्सेस को लेस करेंगे और हमारे पास नेट बचेगा 21 लाख रुपए। उस 21 लाख के ऊपर फिर 30% का डिडक्शन और दिया जाता है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन सेक्शन 24A। लेकिन जीएसटी में पूरे का पूरा 22 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। 1 लाख रुपए की कोई छूट, कोई एग्जेम्पशन या म्युनिसिपल टैक्सेस को आपने लेस नहीं करना है। तो जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द फुल अमाउंट ऑफ, हाँ जी, जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द फुल अमाउंट ऑफ 22 लाख रुपीज। Income tax will be calculated not on 22 lakh rupees, it will be calculated on what amount? 22 lakhs minus 1 lakh is 21 lakh, इसका भी 30% लेस करने के बाद is 14,70,000। इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा 14,70,000 के ऊपर, जीएसटी कैलकुलेट होगा पूरा 22 लाख के ऊपर। मजा आ जाता अगर ऐसे क्वेश्चन होते तो। मैं और तंग करना चाहता इंटरेस्ट की बात डाल देता, और तंग करना चाहता इंटरेस्ट की बात डाल देता है इसके अंदर, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट। और आपको अच्छे से पता है इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता, इंटरेस्ट का पैसा लेस तो होगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा। तो मैं इस तरीके से आपको खूब तंग कर सकता था, जहां पे मैं दोनों इनकम टैक्स और जीएसटी की प्रोविजन को मिक्स करता। बट देन हमारे सी इंस्टीट्यूट की सोच इतनी बड़ी नहीं है, वो आपको इतना तंग नहीं करना चाहता। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपका पेपर बहुत आसान आता है। अगर मैं या मेरी चलती तो मैं ये 40 और 60 नंबर की वेटेज हटा देता और फिर मैं स्टूडेंट को कहता अब तेरी मैं नॉलेज टेस्ट करके देखूंगा तेरे को कितना आता है। चलिए, तो कहानियां हमें समझ आ रही है, आगे की बात देखिएगा। मेरी इन सारी बातों से आपको यह समझ आ रहा है कि स्कोप कितना ज्यादा है।
एग्जामिनर आपको कितना स्कोप रखता है आपको तंग करने का, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्टूडेंट आप कितना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को लेके। आगे की कहानी, लाइसेंसिंग ऑफ अ कमर्शियल बिजनेस विद अ फैसिलिटी लाइक पार्किंग, लिफ्ट, एसी, फर्नीचर एटसेट्रा 8 लाख रुपए। लाइसेंसिंग ऑफ अ कमर्शियल बिल्डिंग, वर्ड कमर्शियल बिल्डिंग लिख दिया तो पूरे का पूरा 8 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा। अब यहां पे फिर अगर मैं तंग करता तो मैं आपसे पूछता कि बताओ ये 8 लाख रुपए का सारा पैसा कौन से चैप्टर में टैक्सेबल करोगे? हाउस प्रॉपर्टी में, अदर सोर्सेज में, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। यहां पे मेरे बच्चे याद रखिएगा, कॉम्पोजिट रेंट वाला कंसेप्ट आ रहा है। कॉम्पोजिट रेंट विद द बिल्डिंग इज लेट आउट अलॉन्ग विद द फैसिलिटीज, then whole rent is taxable as the income of other sources or as the income of business and profession, but never in the chapter of house property. तो तंग हो रहा है, बहुत ज्यादा तंग करने का स्कोप बन रहा है। थर्ड पार्ट, रेंट अर्न फ्रॉम एन इन इज अगेन अ काइंड ऑफ अ होटल, 2 लाख रुपए, डिक्लेयर्ड टैरिफ इज 800 रुपए पर डे। बिकॉज डिक्लेयर्ड टैरिफ इज 800 रुपए पर डे, ये सारा का सारा पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी आप टैक्सेबल नहीं करेंगे। नथिंग हैज टू बी टैक्स, आपने कुछ भी यहां पे टैक्सेबल नहीं करना है। ठीक है जी, हमें ये सारी बातें साथ साथ में समझ आ रही हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 को ही मैं यहां पे कंटिन्यू भी कर रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट अर्न फ्रॉम अनदर इन, कोई एक और होटल भी है, वहां से भी कुछ रेंट कमाया जा रहा है, वहां से भी कुछ रेंट कमाया जा रहा है। रेंट फ्रॉम अनदर इन, हाँ जी कंटिन्यू करेंगे। रेंट फ्रॉम अनदर इन 2 लाख रुपए, डिक्लेयर्ड टैरिफ वैल्यू इज 1100 रुपए, बट एक्चुअल रेंट चार्ज वॉज 800 रुपए पर डे। कोई बात नहीं, अगर आपका जो डिक्लेयर्ड टैरिफ है वो 1100 रुपए का है, 1100 का था, लेकिन जो हमने अच्छा आई एम सॉरी मैंने उसको गलत पढ़ लिया, 1100 का था, डिस्काउंट देने के बाद 800 रुपए ले लिया, डिस्काउंट देने के बाद 800 रुपए ले लिया, तो क्योंकि वो 1000 रुपए से कम का है, इस वजह से सारा का सारा ये पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये सारा का सारा पैसा हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे की बात देखिएगा, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस 4 लाख रुपए, बात खत्म। बिल्डिंग का नेचर भी रेसिडेंशियल है, किराए पे दिया वो भी रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए दिया, एग्जेप्ट, नो जीएसटी। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ अ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर द यूज एज रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंस के लिए आपने लेट आउट किया, टैक्सेबल होगा, इसके ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, दिस इज टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल पर्पसेस, अगेन ये भी टैक्सेबल है, बिल्डिंग का नेचर रेसिडेंशियल है लेकिन आपने उसे किराए पे दिया कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, टैक्सेबल है। रेंटिंग ऑफ लैंड फॉर सर्कस, सर्कस का मतलब कमर्शियल एक्टिविटी, अगेन टैक्सेबल है। रेंटिंग ऑफ परमिटिंग प्लेसमेंट ऑफ अ वेंडिंग मशीन एट अ प्रेमिसेस 1 लाख रुपए। वेंडिंग मशीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन लगाने के लिए आपने जगह दे दी, या किसी और प्रकार की वेंडिंग मशीन्स के लिए। आजकल आपने देखा होगा मॉल्स में अगर आप चले जाते हैं तो वहां पे बड़ी बड़ी वेंडिंग मशीन्स लगी होती है, आप पैसा डालो, जो सा आइटम परचेज करना है उसके मुताबिक आप पैसा डालिए, उस आइटम के ऊपर आप प्रेस कीजिए, वो आइटम मशीन में से निकल के आ जाता है बाहर, जैसे पेटीएम में होता है एंड सो ऑन, तो ये भी टैक्सेबल है। इसी प्रकार से परमिटिंग प्लेसमेंट ऑफ वेंडिंग, अच्छा ये तो हो ही गया, ये तो टैक्सेबल है ही है। अलाउइंग मोबाइल फोन टावर्स टू बी प्लेस्ड एट द रूफटॉप फॉर 4 लाख रुपए, ये भी टैक्सेबल होगा, इस पे भी कोई छूट एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 19, बहुत ध्यान से करना। एग्जाम्पल नंबर 19 मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं तंग करने की। पॉइंट 1, रेंट ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ए विच इज गिवन ऑन रेंट टू विराट अ सैलरीड एम्प्लॉय। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और आपने उसे रहने के लिए दिया, तो ये टैक्सेबल होगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो इस 15 लाख के ऊपर मैंने क्रॉस कर दिया, ये टैक्सेबल नहीं होगा।
नेक्स्ट, रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग बी गिवन ऑन रेंट टू बैंक फॉर द रेसिडेंस ऑफ अ ब्रांच मैनेजर। मेरे बेटा याद रखिएगा, यहां पे हमने एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग को किराए पे दिया। किस वजह से किराए पे दिया? ताकि ब्रांच मैनेजर उसके अंदर रह सके। ब्रांच मैनेजर के रहने के लिए किराए पे दिया, ये भी एग्जेम्प्ट होगा, इसके ऊपर भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। रेंट ऑफ वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, ये तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्लॉट ऑफ लैंड है, वैसे रेसिडेंशियल नहीं है, ये भी टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे आप। रेंट ऑफ वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड टैक्सेबल है। अच्छा, इसको पूरा पढ़ लेना एक बार। रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, अभी मैंने आपको थोड़ी देर बाद करवाना है एग्रीकल्चर का एक्टिविटी, देखेंगे आज अगर हो गए तो आज करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए अगर आपने कोई प्लॉट किराए पे दिया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट रहता है, तो दिस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग सी which is given on rent to Z Limited for the residence of the employee, exempt रहेगा। एम्प्लॉय के रहने के लिए आपको एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपने किराए पे दी है, exempt, not to be taxed. Rent of a commercial building given on rent to Manish, who is the sole proprietor of the firm, कमर्शियल बिल्डिंग है, इस वजह से टैक्सेबल होगा, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। Rent of residential building E, it is situated in a residential area but it is used for the commercial purposes, है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग और इसका यूज कमर्शियल है, इस वजह से ये टैक्सेबल होगा, इस पे आपने कोई छूट नहीं देनी है। एग्जामिनर कहता है अज्यूम करो कि जीएसटी का रेट 18% है, क्या करेंगे आप सारा टोटल कर लो, जितना अमाउंट आता है उसके ऊपर आप 18% का जीएसटी लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, विच इज प्रीटी इजी। आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर ज्यादा परेशानी होगी। एग्जाम्पल नंबर 20 कहता है एग्जामिनर, अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन रेंट टू XYZ लिमिटेड, टैक्सेबल है, कमर्शियल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है तो 30 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, छूट मिलेगी नहीं कहीं भी। अ वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड विच इज गिवन ऑन रेंट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री इज नथिंग बट अ केस ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, करवाना है मैंने भी आपको। तो वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए दिया है, एग्जेम्प्ट रहेगा, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट टू द डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर प्लेसिंग अ वेंडिंग मशीन, तो इसका मतलब आपने इसको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दिया, ये टैक्सेबल होगा, इसमें कोई छूट कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। Next, terrace of a residential building is given on rent to the Airtel for erecting communication tower. तो बेसिकली वो जो मोबाइल फोन टावर्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी टैक्सेबल है, इवन तो ये रेसिडेंशियल है, ये टैक्सेबल होगा। रेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग और एंटरटेनमेंट इवेंट्स फॉर टेम्पररी बेसिस, अगेन ऑर्गेनाइजिंग एंटरटेनमेंट इवेंट्स टैक्सेबल होगा जी, कोई छूट नहीं है। तो इन सब में सिर्फ एक केस में एग्जेम्पशन है, बाकी सबको टैक्सेबल है। टोटल कर देना, टोटल करके 18% का अमाउंट कैलकुलेट कर लेना, आपके पास जीएसटी का कंसेप्ट हो जाएगा।